न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग प्रहलाद पलसे में मौजूद है। मेरे संग देख रहे हैं सुमित मंडल जी, नाम भूल गई मैं आपका, गुरु जी रामचंद्राचार्य जी, किशोर कुमार जी और उत्तम आचार्य जी सब हमारे संग मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है इसका 13वां दिन है। इसकी गति कितनी तेज़ है 13वें दिन की, आइए इनसे बातचीत करते हैं। और आप देखते हैं पीछे जो हैं यहाँ के लोग जो परेशान है वो भी मौजूद है। मैं नहीं कह रही हूँ ये परेशान है, ये खुद कह रहे हैं मैं परेशान हूँ। हो सकता है किसी को लगे मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा। ये खुद कहेंगे, सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं सुमित मंडल जी से। इनका क्या कहना है, ये 13 दिन इनके किस गति से कटे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। बन रही है वीडियो में। भैया जी, आज 13वां दिन है तो ठंड भी देखी जा रही है, काफ़ी है। और यहाँ जो लोग हैं आप धरने में बैठे हुए हैं, आप सब लोग मिलकर परिवार की तरह बैठे हुए हैं। सबको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आपको किन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद क्राइम उत्तराखंड के पूरे श्रोताओं का, मैं आपके सारी पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से शुरुआत से ही इस मामले को आपने जिस प्रकार से लोगों के बीच उजागर किया, निष्पक्ष होकर जिस प्रकार से इस मुद्दे को आपने उठाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। रही बात, आपने सर्वप्रथम बोला कि नाम नहीं पता, तो आप हमें गुनहगार रूप से संबोधन कर सकते हैं। यहाँ पर गुनहगार लोग बैठे हैं कि हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम गुनहगार हैं। जिस प्रकार से हम पर लगातार आरोप लगाया गया कि इस आंदोलन को हम संचालित करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा आंदोलन पहले भी हो चुका है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी साथी युवा क्रांतिकारी लोग यहाँ पर बैठे हैं। इस विकट परिस्थिति में जो माहौल पूरे देश में प्रदेश में चल रहा है, इस देखिए कोई भी धरना होता है वो सरकार के खिलाफ जाती है, क्योंकि गार्जियन रूप में सरकार ही बैठी है। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं। जिस पर सर लगातार हम पर आरोप लगा, कहीं गुनहगार, कभी कांग्रेस का एजेंट, बोलते ही रहे लोग, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम भी बड़े समुद्र बन चुके हैं, सारे गंदे नाले हम पर आके समाहित हो सकते हैं, गाली गुला देते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो गुनहगार शब्द है, आपने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? अभी बीच में मुझे लगता है जैसे हर पार्टी का एक टीम होता है ना, उस प्रकार से जो हमारे वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी में है उनकी एक टीम है, सोशल मीडिया में जो बदनाम करते हैं चाहे विपक्ष वाले को, तो उस प्रकार से हमें 3-4 लोगों को टारगेट कर कर हमें सितारगंज का गुनहगार बताया गया। तो बहुत खुशी है हमें, किसी का घर बचाने में, किसी गरीब के मदद पे अगर हम काम आ रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। हो सकता है आपने कोई गलत काम किया है तभी आपको गुनहगार का दर्जा मिला। बिल्कुल गलत काम किया है। देखिए ना, इन गरीब परिवारों के साथ खड़े हो चुके, इससे बड़ा गलत काम आज के ज़माने में क्या हो सकता है। इनकी ज़मीन बचा रहे हैं, इससे ज़्यादा गलत काम क्या हो सकता है। ज़मीन की बात रही, चलो ये ज़मीन तो आपके सामने दिख रही है। अभी जेल कैंप से होते हुए ये नहर, सूखी नहर जहाँ तक जा रही है, सुरेंद्र नगर से होते हुए रत्नबारा में 1 नंबर, 3 नंबर 20 क्वार्टर से होते हुए 9 नंबर की तरफ जा रही है। इतनी ज़मीन कटी है ना दीदी, क्या बताऊँ। वो अभी बीच में जो बाढ़ आई थी लास्ट टाइम, इतनी ज़मीन कटी है। जेल कैंप में तो इतना ज़मीन कटा है, हम गए थे, वहाँ की कुछ जनप्रतिनिधि ने हमें बहुत टिकट टिप्पणी हम पर करी है। बचा लीजिए ना अपनी ज़मीन। अगर ज़मीन नहीं बचा पा रहे तो उसकी मुआवजा जो मिलता है, जो बाढ़ में कटता है, वो तो अलॉटमेंट ज़मीन थी जो सरकार ने आवंटन कर रखा है वहाँ जेल कैंप वालों को 3-3 एकड़, वो पूरी की पूरी ज़मीन कट गई। तो उसका ना कोई मुआवजा मिला। हम भी गुरजी लगे पड़े थे उसके लिए कि मुआवजा मिल जाए, लेकिन इस प्रकार से कोई भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। ये अंदर खाने बातें चल रही थी, हम लेटरबाजी कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जिस प्रकार से टीका टिप्पणी उस टाइम हम पर किया, आज किसी को कोई लाभ नहीं मिला। बताइए ना, कितनी ज़मीन कट गई। जो ज़मीन प्रकृति तो ले ही रही है, वो तो प्राकृतिक का है, चलो बाढ़ आई तो ज़मीन चली गई। आज सरकार भी प्राकृतिक रूप में अपना वही रावण राज दिखा रही है। जैसा कि माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने बोला है कि मैं इनको नौकरियां भी दूंगा और आवास भी दूंगा, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं मंत्री जी ने जो कहा कि आवाज़ दूंगा, लेकिन इनका जो कहना है कि एक इनको ज़मीन देने की भी बात हुई। जब किसी का ज़मीन छीना उसको पुनर्वासन की व्यवस्था करें। अच्छा, इनको नौकरी देंगे, कौन सी नौकरी करेंगे? लेबर क्लास की नौकरी करेंगे, 8-10 हज़ार में गुजारा चल जाएगा। अब एग्रीमेंट में लिख दो कि इनको आंचल की तरफ से इनको परमानेंट नौकरी दिया जाएगा, कोई नहीं लिख के देगा। आवाज़ से क्या करेंगे? छोटा सा एक मकान सरकारी आवाज़ देंगे। इनकी जो मांगे हैं, इनको 2 एकड़ ज़मीन देने की जो बात आप ही ने कही है, हमारा मांग नहीं है। आप दे दीजिए ना, हमारी राजनीति सबकी खत्म हो जाएंगी, हम चले जाएंगे। हम तो इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ना बदनामी हो रहे ना, कहीं गुनहगार बन रहे हैं, कभी एजेंट बन रहे हैं। जब इनकी लड़ाई लड़के बदनाम हो रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं है। हम चाह रहे किसी गरीब को लाभ मिल जाए, बस किसी गरीब परिवार जो उजड़ रहा है वो बच जाए। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। और आप लोग कहे नेतागिरी, आप लोग भी आइए ना, हम आप लोग आके बैठिए, हम चले जाएंगे। आप इनके हक की बात करिए ना, नहीं करेंगे आप हक की बात, क्योंकि हक की बात करने के लिए कलेजा चाहिए, और कलेजा यही क्रांतिकारी लोगों के बीच में ही है। वो आपको दिखेगा नहीं, कलेजा बहुत बड़ा है। समय का इंतजार करिए। आप बात करते हैं किशोर जी से, आप क्या कहेंगे? सवाल मेरे वही हैं, टॉपिक वही है, केवल आप जवाब दीजिए।
सबसे पहले क्राइम उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिस तरीके से आप अभी शायद यहीं से आए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क है वो भी कटी हुई है। ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। एनजीटी के अकॉर्डिंग कोई भी निर्माण कार्य, वो भी करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। कहीं ना कहीं इन लोगों परिवारों से कोई ना कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। मैं कहूँगा ये 5-6 परिवार बेचारे दिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपना कमाते खाते हैं, उनको टारगेट बनाए जा रहे हैं। आप इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, आपके लिए तो एक छोटा सा काम है, एक व्यक्ति को 1 एकड़ ज़मीन, मतलब जो एक परिवार है, एक छोटी सी नौकरी और रहने के लिए एक सिर्फ छत चाहिए। यही तो डिमांड कर रहे हैं। जैसा आपने बोला कि कोई दुश्मनी है, अरे वह बताइए, माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ अगुणा जी का इन परिवार से क्या दुश्मनी हो सकती है? कुछ दिन पहले यहाँ पर मिट्टी खुदान का काम करने के लिए कुछ लोग आए थे, इन्होंने विरोध किया, तो मुझे लगता है उस विरोध का दुश्मनी के रूप में इस तरीके से निकाला जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ कि हर किसी का घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहते हैं कि 5 परिवार, हमारे लिए एक परिवार, शरीर का एक अंग कट जाता है ना, तो जितना दर्द होता है, एक परिवार हमारे लिए, इस क्षेत्र का एक व्यक्ति हमारा परिवार है। किसी भी एक व्यक्ति को के ऊपर अगर कोई भी आ जाएगी तो हम लोग ढाल बनकर खड़े होंगे। ये हमारा उद्देश्य है, हर किसी व्यक्ति को सुरक्षा देना, हर किसी व्यक्ति के अधिकार, सुरक्षा देने की हक और उसूलों की लड़ाई लड़ना। सुरक्षा देने की बात तो मंत्री जी भी कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं, जमीन भी दे, घर भी देंगे, दीजिए ना, दीजिए, आइए हमारे बीच में बैठिए और कहिए कि इन परिवारों को मैं जमीन दे रहा हूँ, नौकरी दे रहा हूँ और घर दे रहा हूँ। ये आज ही उठ जाएंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे, बड़ा माला बनाकर पूरा गाँव वासी स्वागत करेंगे। यही तो हम चाह रहे हैं। आइए ना, आप लोगों के साथ जाके कह रहे हैं कि मेरे जन्म के दिन इन्होंने पुतला दहन करने का काम किया। एक बच्ची है, वो हमें कह रही है कि कुत्ते की मौत मरना चाहिए। अरे जिसका घर टूटता है उससे तो पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, एक मंत्री जी, आपको ये 8 साल हो गए आपको यहाँ पे, आज तक तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई। आज ये नौबत क्यों आ रही है? क्यों आपने इनके दुखती रगों को आपने छेड़ने का बाहर से आके भड़का रहे हैं लोगों को? हाँ, मैं भड़काने काम कर रहा हूँ, मैं भड़काने काम कर रहा हूँ। देखिए ये सब ओछी मानसिकता वाली बात है। हम कहाँ से आए? मैं शक्तिवारों का बेटा हूँ, मेरी जमीन यहीं पे है, मेरे रतनपारा में मेरे मौसी, बुआ, फूफा सब लोग यहीं रहते हैं। मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ। जनता, ये सुमित हमारे छोटे भाई हैं। बोला कि बाहर से आए हैं, ऐसा क्यों? तो ये आरोप लगा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, दिनेशपुर, रुद्रपुर और ये मेन बंगाली भामूले क्षेत्र, सब एक दूसरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, अगर मेरे घर में शादी होगी तो मैं दिनेशपुर लोगों को इनवाइट नहीं करूंगा, तो आज इनके घर में परेशानी पड़ी तो आएगा कौन? जब सुख में आ सकते तो दुख में भी तो खड़े होंगे, ये रिश्तेदार होंगे। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, हमारे शक्तिवारम के नेता, जो कथाकथित नेता है, मैं उनको नेता नहीं मानता, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से आए हैं। तो बाहर से क्यों ना आए? फिर आप इन्वाइट क्यों करते हैं उनको? तो पूजा होता है, फिर यही लोग सभी आते हैं, तो सब शक्तिवान दिनेशपुर सब एक दूसरे जुड़े पड़े लोग हैं। अब जब शादी कराते हैं दिनेशपुर में तो परेशानी होगी तो वही तो लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मानसिकता छोटी मानसिकता है, ये मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं। और एक शब्द मैं कहना चाहूँगा, बहुत लंबा आपका समय ले रहा हूँ। अभी यहाँ पर बांध लग रहा है सिंचाई विभाग का, इस ज़मीन को बचाने के लिए, कि एक्वा पार्क को बचाया जाए। जब यहाँ ये घर था तब बचाने के लिए कभी वो नहीं लगा। अच्छा, ठोकर लग रहा है, मैं मानता हूँ, एक साइड लग रहा है ना, तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। अगर जब बाढ़ आएगा तो ठोकर में लग के उधर ही टूटेगा, वो 20 क्वार्टर की तरफ, 20 क्वार्टर और 1 नंबर की तरफ, 3 नंबर की तरफ, इधर तो टूटेगा नहीं जहाँ ठोकर लगा। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि कुल्हाड़ी पेड़ तभी काट पाता है जब पेड़ का एक हिस्सा उस कुल्हाड़ी के साथ जुड़े। कुछ हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं मंत्री जी को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि काश ये इन 4-5 परिवार को उजाड़ के हम बना लेंगे तो मंत्री की जय जयकार हो जाएगी। ये यहाँ से पतन की शुरुआत हो रही है। और आज पूरे शक्तिवारम क्षेत्र में एक एक करके हर एक व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कहीं रोष है। वो लोग खुल के नहीं सामने आ पा रहे, क्योंकि इसमें प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, हर किसी पे तलवार लटक रही है। अगर हमारे साथ नहीं रहे तो आपके काम नहीं दिए जाएंगे। ये दबाव की राजनीति बनाई है। मैं आपकी बात काट के एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, प्रतिनिधि कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप तो सरासर आरोप लगा रहे मंत्री जी पे। बिल्कुल ये आरोप बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल हम आरोप लगाएंगे और इस आरोप पे हम लोग बिल्कुल पर मुझे नहीं लगता है कोई मंत्री, कोई नेता, मैं बार बार कहूँगी, किसी का दुश्मन हो सकता है। बातचीत करते हैं गुरु जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 13वें दिन का धरना है, आप बैठे हुए हैं सभी लोग, आप इसको क्या कहेंगे? धरना आगे कितने समय तक जारी रहेगा? और जैसा कि मैं सबसे पहले आपसे ये कह देना चाहूँगी, मंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम इनको नौकरी भी देंगे और आवास भी देंगे, फिर धरना क्यों? मंत्री जी की बात तो आप जाने, आपसे क्या कहें या फिर इन लोगों से क्या कहें। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है जब कोई जनप्रतिनिधि
उजाड़े जा रहे परिवार को बसाने का काम नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसा होता है कि पूरे देश के इतिहास में अगर देखा जाए तो मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जो भी होता है, जो नेता होता है, छोटे से लेकर बड़े नेता, वो अगर कहीं पर भी कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो निश्चित तौर से वो मंत्री या संतरी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहला मंत्री मैंने देखा जो कि गांव में नुक्कड़ सभाओं के जरिए कह रहे हैं कि मैं हर कीमत पे वहाँ पर फैक्ट्री बसा के छोड़ूंगा, चाहे वो उजड़े, धरना करे, कुछ भी करे, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। भारत के इतिहास में पहला ऐसा देखा जा रहा है। रही बात आपकी मंत्री जी के ऊपर दुश्मनी की बात या फिर मंत्री जी की, देखिए मंत्री जी बहुत बड़े पेड़ की डाली है, बहुत बड़े पेड़ के वो है। अगर उनको विरासत में राजनीति नहीं मिलती, अगर इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात उनको यदि राजनीति में अगर पद या कुछ मिलता तो उन्हें इनका दर्द पता चलता कि वास्तव में ये लोग कितने सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो मंत्री जी का मित्र हूँ, मेरे से बढ़ के मित्र कोई हो नहीं सकता यहाँ पर शक्ति फार्म का। और मैं उनसे एक मित्र की भाषा अभी भी समझा रहा हूँ कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जो भी आपने देने की वायदा इनसे किया वो ज़मीन दे दीजिए। क्यों खाने वाले छिछालेदार आप बातें कर रहे हो? और तोड़ने की राजनीति के बजाय आप जोड़ने की राजनीति कीजिए मंत्री जी। हम सब आपके साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं, और नहीं करने की आप इच्छा रखेंगे तो निश्चितता से बहुत दूर आपको भेज दिया जाएगा। फिर पता नहीं कब आप फिर आप वर्तमान की स्थिति में होंगे, क्योंकि पूर्व ही लगा रहेगा हमेशा। चलिए जी। इतिहास गवाह है कि हमेशा आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। मंत्री जी रहम करो, रहम करो, रहम करो, मंत्री जी रहम करो, रहम करो, रहम करो, मंत्री जी रहम करो, रहम करो, रहम करो। उत्तम आचार्य जी से। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि धरना का 13वां दिन है, मेरे बातचीत वही है। धन्यवाद बहन जी। पहले क्राइम उत्तराखंड को मैं, आपकी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 13 तारीख को सर्वप्रथम आप ही की टीम द्वारा जो कवरेज करने का काम किया और सच्चाई को जो है जनता और शासन को दिखाने का काम किया। इसके लिए पहले मैं आपको टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहन जी, हमारे पूर्ववर्ती हमारे गुरु जी हो गया, सुमित मंडल जी हो गया, किशोर हलदार जी हो गया, विस्तार से आपको बता ही दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो नेता होता है ना, नेता, चाहे एन.डी. तिवारी जी कह लीजिए, चाहे हरीश रावत जी कह लीजिए, चाहे हेमंत नंदन बहुगुणा जी कह लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत जी कह लीजिए, ऐसे तरीके जो नेता थे ना, लोगों को बसाने का काम किया, लोगों को उजाड़ने का काम कभी नहीं किया।